नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। एक नए बैच में नई ऊर्जा के साथ मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं और अपन ये सुनिश्चित करेंगे इस बैच में कि जो मूल किताबों का हवा बना हुआ है, जो भय बना के रखा है, सभी कहते हैं मूल किताबें पढ़ो, ये करो वो करो, लेकिन पढ़ाने का जब नाम आता है तब आप लोगों को शांति काल हो चाहे युद्ध काल, ये जीजीडी का प्लेटफॉर्म और मैं आप लोगों को नजर आऊंगा। ये जो हवा है इसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अंदर इसमें अपन स्पेशली देखो, यदि इसका नाम देखोगे तो अपन ने क्या रखा है, रणभूमि विजय बैच, जो खुद एक ऊर्जा देने वाला नाम है। यदि इसको देखते हैं ना तो वास्तव में ऊर्जा महसूस होती है। ये नाम इसी को सोच समझ के रखा है। और जैसा मैंने कहा था कि अपन जो क्लास की शुरुआत करेंगे वो कक्षा 10 से करेंगे। देखो इसके अंदर अपन क्या करने वाले हैं, इसके अंदर अपन आरबीएसई की जितनी किताबें हैं यानी कि छठी से लगा के 10वीं तक की वो पढ़ेंगे, है ना। मैं आप लोगों को शॉर्ट में बता देता हूं इस परिचय के माध्यम से, थोड़ा सा 2 मिनट इस क्लास से पहले ही, ताकि आपको समझ में आ जाए चीज, है ना। जो नए बच्चे भी जुड़ रहे हैं वो भी ध्यान रखें कि सब्सक्राइब कर लेना है। आपको पूरा बैच और पूरी क्लास यहीं पे यूट्यूब पे मिलनी है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन पे जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि क्लास नंबर 1 आपको देखने को मिल रही है तो अंतिम भी देखने को मिलेगी यहीं पे, ये मेरा वादा रहा। देखो इसके अंदर क्लास 6 से 10 तक करेंगे, जिसमें अपन जो प्रारंभ कर रहे हैं वो प्रारंभ अपन कर रहे हैं कक्षा 10 से। किससे कर रहे हैं? कक्षा 10 से, क्योंकि सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट किताब है आपके राजस्थान अध्ययन की कक्षा 10 की। अब एक बात सुनो, छठी, सातवीं, आठवीं की किताबों में बदलाव हुआ है राजस्थान अध्ययन की, जिसमें से 8वीं की किताब आनी है, छठी और 7वीं की आ चुकी है। 9वीं और 10वीं की किताब में बदलाव नहीं किया जाएगा, ऐसा पाठ्य पुस्तक मंडल ने पहले ही स्पष्ट कर दिया है। और सबसे महत्वपूर्ण है कक्षा 10 की किताब, तो अपन शुरू कर रहे हैं कक्षा 10 से। कक्षा 10 का अध्याय 1 है, वो ही भैया आधी किताब घेर लेता है, तो उससे शुरू कर रहे हैं। अब आरबीएसई में मैं जो फेस करता हूं वो ये चीज मुझे लगती है कि इसमें भी अधूरापन है और इसमें भी कहीं कहीं त्रुटियां हैं। तो इस अधूरेपन को अपन पूरा करेंगे और इन त्रुटियों को सुधारते हुए साथ में चलेंगे। साथ ही साथ इस 10वीं और 9वीं की किताब में भी पुराने जिलों के अनुसार डेटा दे रखे हैं, जबकि छठी, 7वीं, 8वीं की किताब देखोगे तो नए जिलों के अनुसार आ गई। तो अपन इसको क्या करेंगे, मैं अपने लेवल पे आप लोगों को न्यू अपडेटेड पढ़ाऊंगा। ठीक है, क्या करेंगे, न्यू अपडेटेड चलेंगे अपन। 41 जिलों के अनुसार चलने वाले हैं, 41 जिले और 7 संभाग के अनुसार चलने वाले हैं। अब किसी के भी मन में कोई डाउट नहीं रह सकता कि गुरुजी क्या 41 जिलों के अनुसार पढ़ना है या नहीं। छठी, 7वीं, 8वीं की किताब देख लो, राजस्थान का परिचय उसके अंदर दे रखा है। मेरे पास में ये सामने पड़ी है किताब, ये जो है ये नवीनतम किताब है छठी की, और इसके अंदर 41 जिलों के अनुसार सारा का सारा डेटा अपडेट होकर आ चुका है। आरबीएसई गवर्नमेंट स्कूलों में चल रही है, अब किसी को कुछ पूछने की आवश्यकता नहीं, कहीं से भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। अब आपको इसको पढ़नी है। अब इसमें होता ही है कि हर जगह बच्चा जो है उपलब्ध भी नहीं हो पाती किताबें और समझ में नहीं आता क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, और कुछ अधूरापन इसमें देखने को मिलता है। मैं आप लोगों को क्लासेस नोट्स मेकिंग पैटर्न के माध्यम से दूंगा, याद करवाने की कोशिश करूंगा चीजें, और जब भी ये क्लास होती है ये भी हो जाए उसके बाद आप मैच करके देख सकते हो कि अपन सिंगल वर्ड भी छोड़ने वाले नहीं है और आपके पास में बेहतरीन नोट्स होंगे। तो आप लोगों को अभी साथ साथ में क्या करना है, आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना है। साथ में क्या करेंगे, एक रजिस्टर मेंटेन करना है जो स्पेशली आरबीएसई का 6 से 10 तक का आप बनाएंगे और उस पर लिखेंगे जीजीडी क्लासेस, है ना। और उसके अनुसार आपके अनुसार उसको बढ़िया सा लिख लो और इसको शुभारंभ करो। आज शुक्रवार से अपन शुभारंभ कर रहे हैं। अभी आप लोगों को मैं वीक में शुक्र, शनि, रवि को ये क्लास दे रहा हूं। थोड़ा सा अपना लक्ष्य भेदी बैच पूरा हो जाएगा तब इसको वीक में 5 डेज कर देंगे। और हर एग्जाम, चाहे आप आरएस दे रहे हो, चाहे पटवारी दो, चाहे सीईटी दो, चाहे रीट दो, कोई भी एग्जाम दो, ये आप लोगों का मूल बैच रहेगा और ये मूल किताबों पे आधारित है। अब मैं ज्यादा इसमें और कुछ नहीं कहूंगा, बस ये ध्यान रखो कि फीस 0 है लेकिन गुणवत्ता हीरो वाली मिलने वाली है आप लोगों को। ठीक है, बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ेंगे, सारी चीजें क्लियर करके निश्चिंत रहो। अब शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को, और भैया सभी जगह शेयर करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये जो जीजीडियंस है ना, ये अपनी एक अलग ही पहचान लेकर चलते हैं पूरे राजस्थान के अंदर, तो ये डंका तो भैया बजना चाहिए। चलिए अब शुरू करते हैं अपनी इस क्लास को। पहला पार्ट जो है ना वो है राजस्थान का एक परिचय लिखा हुआ है। ठीक है, राजस्थान का इतिहास एक परिचय 10वीं के पहले पार्ट का नाम है, लेकिन उसके अंदर सारा राजस्थान जी के डाल रखा है, बहुत कुछ उसके अंदर दे रखा है। जिसमें पहले जो दे रखा है वो ये है कि पाषाण युग दे रखा है, राजस्थान का परिचय दे रखा है और ये चीजें। तो आज अपन पाषाण युग से भैया शुरू कर देते हैं। आज अपा भी आदि मानव बनी जावा। पाषाण युग में क्या हो, आदि मानव बाटा है, नहीं बाटा पत्थर ब्यूं के करता ब्यूं
शिकार वगैरह करता, मतलब पहले जो जीवन था वो किस पे आधारित था, सिर्फ ये है कि जीने के लिए खाना है तो शिकार करेंगे, आखेट करेंगे, संग्रहण करेंगे, यानी कि कंदमूल वगैरह चीजों को जो है खाने वाली चीजों का संग्रहण करेंगे। फिर धीरे 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 विकास होता गया, कृषि करते गए, पशुपालन किया, इस चीज से इस तरीके से क्रमबद्ध तरीके से आगे बढ़े। अब यहाँ पे बात आती है, जिक्र आता है राजस्थान के परिचय के रिगार्डिंग। तो परिचय में आप लोगों को यह ध्यान रखना है, राजस्थान का यदि आप ऐतिहासिक उल्लेख देखते हो तो ऋग्वेद में भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है, वेदों के अंदर भी इसका उल्लेख देखने को मिलता है। राजस्थान का ये क्षेत्र जहां पे अपन रहते हैं, जो वीरों की भूमि है, ये ब्रह्मवर्त के नाम से जाना जाता था। ये किस नाम से जाना जाता था? इसको ऋग्वेद के अंदर, इसको ऋग्वेद में क्या कहा जाता था? इसे ब्रह्मवर्त कहा जाता था। क्या कहा जाता था? ब्रह्मवर्त के नाम से जानते थे। क्योंकि राजपूत ज्यादा रहते थे, इसलिए राजपुताना, रजवाड़ा, राजस्थान, रायथान, राजस्थानादित्य जैसे शब्द भी पढ़ने को मिले हैं, जिसके ऐतिहासिक उल्लेख जगह जगह देखने को मिले। तो ये परिचय है, तो परिचय के माध्यम से अपन देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या है। देखो, एक अंग्रेज अधिकारी हुआ जिसका नाम था जॉर्ज थॉमस। ठीक है, जॉर्ज थॉमस नाम था। ये ग्वालियर के अंदर थे, और ग्वालियर जो है अपने यहाँ राजस्थान से पास में पड़ता है। तो वहां पे जो है इन्होंने, जॉर्ज थॉमस ने अपने राजस्थान वाले क्षेत्र के लिए इन्होंने प्रयोग किया शब्द राजपुताना। क्या शब्द प्रयोग किया? राजपुताना। और ये इन्होंने प्रयोग किया मौखिक रूप से 1800 ईस्वी के अंदर। लेकिन विलियम फ्रैंकलिन ने एक पुस्तक लिखी 1805 के अंदर, क्या थी? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। उसमें लिखित प्रमाण मिला है राजपुताना नाम से। तो मौखिक रूप से 1800 में, लिखते लिखते 5 साल लगे, 1805 में जो है ये इस पुस्तक के अंदर राजपुताना लिखित रूप से प्रमाण मिलता है। तो सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? जॉर्ज थॉमस ने किया है। आयरलैंड के रहने वाले थे ये, ठीक है। और राजपुताना शब्द, लेकिन मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस, ये ध्यान रखना है। ये देखो, ये जॉर्ज थॉमस जो है, ये 1805 के अंदर ये विलियम फ्रैंकलिन ने पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम क्या था? मिलिट्री मेमोयर्स ऑफ मिस्टर जॉर्ज थॉमस। मौखिक रूप से जॉर्ज थॉमस ने कब किया? 1800 ईस्वी के अंदर किया है। ठीक है, और थोड़ा सा यहीं पे देख लेते हैं अपन, ऋग्वेद के अंदर भैया कौन सा है? ऋग्वेद, यानी कि वेदों की दो उच्चारण या पढ़ने का काम कौन करते थे? ब्राह्मण करते थे। तो ब्रह्म याद रखना, ब्रह्मवर्त कहा गया ऋग्वेद के अंदर, यहाँ याद रह जाए, याद रह जाए ना, टबर इजी हो जाए। रामायण के अंदर जो है मरुकांतार कहा है वाल्मीकि ने। एक बसंतगढ़ शिलालेख मिला है सिरोही के अंदर। कहा मिला है? सिरोही के अंदर मिला है। ये सिरोही के अंदर जो चावड़ा वंश के वर्मनाथ द्वारा उत्कीर्ण करवाया गया था, दास प्रथा पर यह लिखा गया था। इसके अंदर उल्लेख मिलता है राजस्थानादित्य। इसके अंदर क्या उल्लेख मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख के अंदर राजस्थानादित्य मिलता है। ये एक तरीके से आप लोगों के रिवीजन होगा कई बच्चों के, क्योंकि उन्होंने पढ़ रखा है। अब ये 625 ईस्वी यानी कि 682 विक्रम संवत, विक्रम संवत की बात करें तो क्या है? 682 विक्रम संवत के अंदर ये उल्लेख देखने को मिलता है। बसंतगढ़ मारे पढ़े हजारी पढ़े बसंतगढ़ नाम की जगह सिरोही के अंदर है, तो सिरोही के अंदर इन्हें प्रयोग करियो राजस्थानादित्य। याद रखिएगा, राजपुताना, ब्रह्मवर्त, मरुकांतर, राजस्थानादित्य। बात क्लियर होगी? ठीक है। इनके अलावा देखो, ध्यान रखियो मुहणोत नैण सिंह, जो जोधपुर के जो जसवंत सिंह जी शासक बन दीवान हा। ठीक है, एक मिनट, ओके, नोटिफिकेशन आवे। तो जोधपुर के जसवंत सिंह जी का दीवान हा मुहणोत नैण सिंह, ओसवाल ब्राह्मण, ओसवाल जैन हा। यह भी प्रयोग करियो है राजस्थान के बारे में। राजस्थान शब्द का प्रयोग प्रथम ऐतिहासिक ग्रंथ के अंदर किया है, डिंगल भाषा के अंदर। किसमें? मुहणोत नैणसीरी ख्यात के अंदर किया है। किसके अंदर किया है? मुहणोत नैणसीरी ख्यात के अंदर किया है। और लेखक कवि वीर भान रत्नों ने प्रयोग किया है राज रूपक में राजस्थान शब्द का। यह भी ध्यान रखना है, राज रूपक के अंदर कवि वीर भान ने भी ये उल्लेख किया है राजस्थान शब्द का। फिर देखो, महाराजा भीम सिंह जो जोधपुर के हैं, वो 1791 में एक पत्र के अंदर राजस्थाना शब्द उनके देखने को मिलता है। और कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा कहा जाता है, और क्या कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है। कर्नल जेम्स टॉड के ऐतिहासिक साक्ष्य जुटाने, मतलब घोड़ो लेन यू निकल जाता और गांव गांव जाता, तो क्या होता कि बटे जो टाबर आनी, देखो टाबर हमें भी कोई घोड़ो आती आज अगर गली में, मोहल्ले में, गांव में, तो लार लार उतर जाए, घोड़ो आयो, घोड़ो आयो, घोड़ो आयो, हाथी आयो, हाथी आयो। तो कर्नल जेम्स टॉड आता तो लार लार उतरता के मायत पूछता कि कौन है, तो के घोड़े वाले बाबा। तो नाम पड़ गया घोड़े वाले बाबा है। ठीक है, राजस्थान के इतिहास का जनक कहा जाता है।
तो 1829 के अंदर कर्नल जेम्स टॉड ने अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज में राजस्थान में ये नाम लिया है, जिसमें इन्होंने कहा है राजस्थान, इन्होंने क्या क्या शब्द प्रयोग किए, राजस्थान, रजवाड़ा, राजस्थान, रजवाड़ा और रायथान, इन शब्दों के प्रयोग हुए। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे अपन। ठीक है, तो ये इनकी पुस्तक का नाम भी ध्यान रखना, जो थी सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया, ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है। और वर्तमान नाम में ध्यान रखना, स्वतंत्रता के बाद 30 मार्च 1949 को सर्वसम्मति से राजस्थान नाम रखा गया एकीकरण के चरण के अंदर। अब एकीकरण में तो ये रखा है, मैंने याद भी करवाया हुआ एकीकरण, किसी ने मेरे से पढ़ा है तो 1825, 1830 का आधा 15, तो चौथे चरण के अंदर ये नाम हो गया, क्योंकि ज्यादातर बड़ी रियासतें उस समय तक शामिल हो चुकी थी। और उसी दिन को राजस्थान दिवस मनाया जाता था, जो वर्तमान भजनलाल सरकार ने राजस्थान दिवस मनाना जो है चेंज कर दिया, चैत्र शुक्ल एकादशी को अब मनाया जाता है, जो इस बार भी मनाया गया था। ठीक है, तो इज दैट क्लियर? यहां तक चीजें क्लियर हो गई। अब देखो एक पन्ना यही चीज आप लोगों ने सिर्फ 5-7 लाइनें 10वीं की किताब में पढ़ी, और एक मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई है पूरी, तो एक पिक्चर ही क्रिएट हुई है, एक माइंड में पिक्चर ही क्रिएट हुई है, और सुन के देख के याद हुई, और काफी सारी चीजें एक्स्ट्रा मिली है। अब राजस्थान का परिचय वहां पे जो किताब में दे रखा है वो सिर्फ इतना, ये चीजें सारी की सारी आपके रिवीजन की दृष्टि से एक्स्ट्रा हो गई जो मैंने बताई वो। तो इसलिए आरबीएससी भी पढ़ते हैं तो ये चीज आवश्यक है कि हाँ अपन मिलके पढ़ेंगे और भाई साहब इसका निचोड़ निकालेंगे पूरा। और जब जब आरबीएससी के अंदर से प्रश्न का जिक्र होगा तब वहां पे बच्चे ये जरूर कहेंगे कि ये हमारे गौरव सर ने करवाया था आरबीएससी पे आधारित, है ना। तो आज चीज ध्यान में रखनी है। चलो एक बार स्क्रीनशॉट लो, बच्चे आगे बढ़ा। ठीक है, चलिए। तो जो टाबर कहवा नहीं कि गुरुजी पीडीएफ मान दे दियो, तो देखो आपको एक काम करना है, पीडीएफ आप लोगों को ध्यान रखना है कि अपनी एक वेबसाइट है जिसका नाम क्या है, ggdhub.com। इस पे इस कोर्स को जो है मतलब इस YouTube पे मिलेगी आपको क्लासेस सारी, लेकिन वहां पे भी मेंटेन की जाती है, वहां क्लास के नीचे ही पीडीएफ अटैच कर दी जाएगी। ठीक है, तो वहां से डाउनलोड कर सकते हैं आप। और इसके अलावा मैं कोशिश करूंगा कि टेलीग्राम पे भी डाल दी जाए, लेकिन टेलीग्राम पे जुड़ जाना आप सभी, लेकिन वेबसाइट पे तो क्या है अपडेट हो ही जाती है। तो ये स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं अपन आगे। चलो राम, देखो अब 10वीं की किताब में दे रखा है, अब प्राचीन कुछ नाम दे रखे हैं, कुछ क्षेत्र और उसके नाम दे रखे हैं। अब वो क्यों है नाम, वो मैं आपको साथ साथ में बताता हुआ चलता हूं। ठीक है, तो देखो प्राचीन क्षेत्रों के नाम और उनका आधार जो है प्राचीन साहित्य, जैसे कि ऋग्वेद, महाभारत, राजस्थान के क्षेत्रों में भौगोलिक विशेषताओं या वहां बसी जातियों को अलग अलग नामों से जाना जाता था, और इसी से उन क्षेत्रों के ये नाम पड़े हैं। जैसे मरु या इसको धन्व। अब धन्व जो होता है ये किससे बना है शब्द, ये दोरों से बना है। अब मरु यानी कि मरु भी अपन देखें तो मरुस्थली क्या होता है, मरुस्थल होता है, मरुस्थली हो गया। तो मरु से मरुआर और फिर मारवाड़, इस तरीके से शब्द बना है। तो जोधपुर संभाग का मरुस्थल, इसका मतलब क्या है, जोधपुर संभाग का मरुस्थल। और मरु से ही कालांतर में क्या बन गया, मरुआर बना, फिर मारवाड़ बना। तो मैं मारवाड़ी यानी मैं मरुवाड़ी भी कह सको थे, मरुआरी भी कह सको, यही चीज है। जांगल देश, ये जांगल जो है मैं आप लोगों को बताऊं कि ये दो भागों में बटा हुआ था, एक तो था कुरु जांगला और एक था भाद्रे जांगला, एक था भाद्रे जांगला। ठीक है, ये कौन सा क्षेत्र है, ये बीकानेर। ये ध्यान रखना कि जंगल प्रदेश आ गयो या जांगला आयो है लिखियोड़ो, यानी बीकानेर की बात हो रही है। तो जब जब ये जिक्र हो तब तब ये ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखो, जब जब जैसे जांगला और ब से बीकानेर, तो ये आप लोगों को ध्यान रखना है। कुरु जांगला, भाद्रे जांगला, तो बीकानेर और नागौर के आसपास का क्षेत्र जहां समी, खैर, पीलू के पेड़ अधिक देखने को मिलते हैं। ये लाइन आपके 10वीं की किताब में ऐसे की ऐसे दे रखी है। तो आजकल एग्जामिनर कर रहा क्या है, लाइन टू लाइन बना रहा है वहां से, तो अपन भी लाइन टू लाइन छोड़े क्यों, क्या ध्यान वही बन जाए कि जहां पे ये पेड़ देखने को मिलते हैं, समी, खैर, पीलू के, तो अपार तो मतलब आनो चाहिए ना, पढ़ियो तो। फिर देखो एक क्षेत्र आता है मत्स्य क्षेत्र। अब मत्स्य क्षेत्र जो है ना, वो आप लोगों को ध्यान रखना है कि महाभारत काल का उल्लेख इसमें देखने को मिलता है। महाभारत काल में यहाँ पे एक राजा हुए थे, राजा विराट। इनके यहाँ पे पांडवों ने अज्ञात वर्ष बिताया था, इनके यहाँ पे 1 साल का अज्ञात वर्ष बिताया था। तो ये जो क्षेत्र है ये मत्स्य के नाम से जाना गया, जिसमें आता है आपके जयपुर, अलवर, भरतपुर। ठीक है,
और इसके साथ साथ आप क्या ध्यान रखेंगे, अलवर के साथ खैरतर तिजारा भी ध्यान रखना है। जयपुर के साथ आपको ध्यान रखना है कोटपुतली बहरोड वाला क्षेत्र भी आता है, क्योंकि बैराट स्पेशली कहां पड़ता है, बैराट स्पेशली कोटपुतली बहरोड में पड़ता है। तो इसको साथ में लिख लेना, कोटपुतली बहरोड, क्या ध्यान में, कोटपुतली बहरोड भी ध्यान में रख लेना है। इसकी राजधानी विराटनगर थी, जिसका उल्लेख मिलता है, कहां मिलता है, महाभारत के अंदर उल्लेख मिलता है। और ये वही विराट यानी कि बैराट वाला क्षेत्र, ये वही है बैराट, ठीक है, मौर्यकालीन सभ्यता जो जानी जाती है। आगे बात समझ, बस ध्यान रखो सूरसेन, सूरसेन जो है भरतपुर मथुरा से टच, मथुरा पड़ता है यूपी के अंदर, तो यूपी से टच होने वाला जो जाट बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि जाट राजा हुए यहाँ पे, भरतपुर और धौलपुर के अंदर जाट शासक हुए, तो वो वाला जो क्षेत्र है मथुरा से सटा हुआ वो सूरसेन में आता है, जिसमें धौलपुर करौली का भी कुछ भाग आ जाता है, ठीक है। पता है भाई साहब कांठल, देखो कांठल में क्या ध्यान रखोगे, कांठ बोला जाता है नदी को, कांठ बोला जाता है नदी को, और अल का मतलब होता है किनारा, अल का मतलब होता है किनारा, तो यानी कि नदी के किनारे वाला क्षेत्र। अब कौन सी नदी है, सबने ध्यान है कि माही नदी है, माही नदी का जो प्रतापगढ़ वाला क्षेत्र है, प्रतापगढ़ बांसवाड़ा, वो कांठल के नाम से जाना जाता है, वो कांठल के नाम से जाना जाता है। तो क्या ध्यान रखोगे, माही नदी के किनारे यानी कि कांठे पर स्थित होने के कारण प्रतापगढ़ का भूभाग कांठल कहलाता है। इन वास्ते तो कांठल को ताजमहल है, काका जी की एक दरगाह है, क्या है, काका जी की दरगाह है जो कांठल का ताजमहल कहलाता है। तो ये भी लिख सकते हो आप, क्या लिख सकते हो, यहां कांठल का ताजमहल क्या कहलाता है, काका जी की दरगाह, काका जी की दरगाह, ठीक है। टावरों, अब देखो माही नदी के पाड़े ही, माही के पाड़े ही 56 का मैदान स्थित है, यानी कि माही के आसपास बांसवाड़ा और उसके आसपास 56 गांवों का एक समूह है जो 56 का मैदान कहलाता है। और माही नदी ध्यान में रखना है इसमें भी आपको, ठीक है। तो प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा के मध्य 56 गांवों का समूह होने के कारण इसे 56 का मैदान कहा जाता है। अब इसके अलावा देखो लोकेशन, ये आप लोगों के जो है आरबीएससी का ही मैप है, लोकेशन देखोगे तो ये जांगल प्रदेश का है, बीकानेर वाला, मरु का अंतर आ जाता है मारवाड़, और साइड में जैसलमेर वाला क्षेत्र, सीवी आता है आपके मेवाड़ यानी कि चित्तौड़गढ़ उदयपुर वाला क्षेत्र, मालव आता है आप लोगों के टोंक और उसके आसपास वाला क्षेत्र, और मत्स्य जो है आपके जयपुर कोटपुतली बहरोड वगैरह वो वाला, सूरसेन आ गया मथुरा से सटा हुआ क्षेत्र, अर्जुनयन आया करौली वाला और वो वाला क्षेत्र। तो ये सारी की सारी शब्दावली भी आप लोगों को ध्यान में रखनी है। आप मान के चले कि आपकी बेहतरीन तैयारी जो है अब शुरू हो चुकी है, लेकिन मैंने तो भाई साहब आपके सारथी का जो जगह है आपके सारथी की वो ग्रहण कर ली है, लेकिन मुख्य भूमिका आप लोगों को ही निभानी पड़ेगी। भाई मैं तो आप लोगों के लिए रथ चलाता रहूंगा, लेकिन ये रथ तभी चल पाएगा जब आप लोग तत्पर रहेंगे। तो तत्पर रहना है। पहली क्लास में मैं देखूं कि हूस चिड़ियोड़ा टबर गणा है और धीरे धीरे यानी हूस उतर जिया करे, तो ये जोश है ना, ये दूध के उबाल की तरह ठंडा नहीं पड़ना चाहिए, बल्कि ये आप लोगों को जोश कायम रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि मेरी क्लास है तो भैया नियमित आएगी आएगी, लेकिन आपके ऊपर निर्भर है कि वो कितने नियमित आएगी और आप कितने इसके प्रति तत्पर हैं। लीजिए स्क्रीनशॉट। चलना टाबरा आगे, ठीक है। अब देखो और कुछ क्षेत्र हैं जैसे कि ऊपर माल। अब इस माल का मतलब क्या होता है, पठार, माल का मतलब क्या होता है, पठार, और ऊपर यानी कि ऊपर उठा हुआ माल ऐसे कह सकते हैं, यानी ऊपर उठा हुआ पठार, पठारी क्षेत्र होता है ना। क्या होता है कि इन पठार पहाड़ इनका निर्माण ज्वालामुखी क्रियाओं से होता है, ज्वालामुखी क्रियाओं में क्या निकलता है, लावा, उसे कहा जाता है माल, तो इसीलिए इनके नाम हुए हैं ऊपर माल, ठीक है। ये ध्यान रखना। भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक, भैंसरोडगढ़ कट पड़ा है, भैंसरोडगढ़ पड़ा है चित्तौड़ में, बिजोलिया कट पड़ा है भीलवाड़ा में। तो ये ध्यान रखना आप लोगों को, लोकेशन भैंसरोडगढ़ से लेकर बिजोलिया तक, क्या ध्यान रखेंगे, भैंसरोडगढ़ से बिजोलिया तक का क्षेत्र, और ये क्षेत्र पठारी होने के कारण इसे इस नाम से जाना जाता है। वजह है गिरवा। गिरवा क्या होता है, तस्तरी नुमा पहाड़ियां होती है, उदयपुर के आसपास तस्तरी के जैसी पहाड़ियां पाई जाती है। ये कैसी है, ये ध्यान रखना है, तस्तरी नुमा, तस्तरी नुमा पहाड़ियां हैं। तो ये उदयपुर के आसपास होती है। उदयपुर के आसपास मछली के आकार की भी पहाड़ियां, बिन के माछलो मगरो, कहीं क्या माछलो मगरो, माछला मगरा कहते हैं उसको, मगरा यानी पहाड़ियां, है ना।
और मांड क्षेत्र, अब मांड गायकी कितने की प्रसिद्ध थे बताओ? मांड गायकी केसरिया बालम जी पधारो मारे देश देश जी, ये मांड गायकी में गाया हुआ है। कहाँ का गीत है ये? अपने यहाँ का तो राज्य गीत है। कहाँ ज्यादा चलता है, प्रचलन कहाँ है? तो पश्चिमी राजस्थान जैसलमेर में थे जाओ ना घूमने तो है थाने मिली। तो मांड क्षेत्र की वो जैसलमेर का प्राचीन नाम है मांडवल। क्या ध्यान रखोगे? मांड और वल भी ध्यान रखना, मांड और वल ये भी पूछा जाता है। ठीक है, પછી હવે देखो बागड़, बागड़ में क्या है? डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र। इम बागड़, बागड़ लिखियोड़ो इम वागड़ के, ठीक है वागड़। क्या बोलते हैं इस क्षेत्र को? वागड़ बोलते हैं। यहाँ पे जनजाति बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ अपने जो है आदिवासी भाई बहन बहुत ज्यादा है, उन सभी को जय जोहार। मैं जब ये क्षेत्र आता है, जिक्र आता है, तो जय जोहार करने की अपनी इच्छा हो जाती है और दिल खोल के जो है इनको नमन करने की इच्छा होती है। कारण क्या है? कारण यह है कि भैया ये संस्कृति को संजोए हुए हैं। आज भी हमारी संस्कृति यदि कहीं जीवित है ना तो वह ऐसे आदिवासी बाहुल्य क्षेत्रों के अंदर ही जीवित है। बाकी सिटियों में संस्कृति देखने को नहीं मिलेगी, वहां पे तो संस्कृति का ह्रास हो रहा है। लेकिन संस्कृति का जीता जागता उदाहरण देखना है आपको तो ऐसे क्षेत्रों में जाओ, ऐसे आदिवासी भाई बहनों के साथ में वहां उनके पास जाओ, मूल निवासी कहा जाता है इनको, इनके पास जाओ तो आप लोगों को लगेगा कि हमारी संस्कृति अभी भी जीवंत है। इसलिए इनको जय जोहार करने की इच्छा होती है। हाड़ौती, कोटा और बूंदी का प्रदेश हाड़ौती के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ पे हाड़ावंशी चौहानों का शासन रहा है, इसीलिए ये हाड़ौती के नाम से जाना जाता है। अब इसमें कौन से आते हैं? कोटा, बूंदी और साथ में क्या ध्यान रखें? बारा और झालावाड़, बारा और झालावाड़ भी आते हैं। शेखावाटी, शेखावाटी के अंदर सीकर, झुंझुनू, चूरू का क्षेत्र जो है वो शेखावाटी के नाम से जाना जाता है। यहीं पे एक नदी बहती है कांतली, इस कांतली का बेसिन क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। क्या? बेसिन क्षेत्र की नदी को बेसिन, किंगो कांतली का बेसिन जाना जाता है तोरावाटी के नाम से। किंगे नाम से? तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। भाई साहब ले लो स्क्रीनशॉट, चलो स्क्रीनशॉट ले लो भाई। कांतली का बेसिन क्षेत्र तोरावाटी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो आगे बढ़े। ओके, इतिहास काल विभाजन और मानव का संपूर्ण इतिहास और साक्ष्यों और कला के आधार पर 3 भागों में बांटा गया। अब यहां से जो है आपके 10वीं की किताब में आता है पाषाण काल। ठीक है, पाषाण काल आता है, वो वाला टाइम है। कौन सा टाइम है? जिस समय वो झिंगालाला हो, वो वाला टाइम है। कोई जानवर दिख जाता है बाटो ठोक पाड़ देता, क्योंकि उस समय जो है जरूरत ही ये थी कि भाई पेट भरना है, कैसे भी भरो, पता ही नहीं चलता कि कैसे भरेगा, तो जानवरों को मार के खाते थे। तो शिकार उस समय मुख्य जो है, आप देख सकते हो कि शिकार बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। अब इसमें काल विभाजन कैसे होता है? देखो पाषाण काल की तरफ चलेंगे, लेकिन यहाँ पे आप लोगों को 3 काल ध्यान में रखने। एक तो आता है प्राक ऐतिहासिक काल, एक आता है आद्य ऐतिहासिक काल और एक आता है ऐतिहासिक काल। इसमें कोई ज्यादा अंतर नहीं है। अंतर यह है कि यहाँ प्राक ऐतिहासिक काल में मतलब लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं हुए। प्राक ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य हमें कन लिखण टाइम है, पेट भर जाए तो ही घणो है, लिखण टाइम कने है। बट की कंपटीशन एग्जाम तो दिलाना नहीं कि नहीं कि हाँ प्रस्तर लेख पे निकाल के किताब छाप दी कि ये हमारी गाइड है, ये पढ़ लेना सिलेक्शन हो जाएगा। हम सिलेक्शन करना कटे बटे, वहां तो जिंदा रहना ही चुनौती था उस समय। तो ये यहाँ पे कोई लिखित प्रमाण नहीं मिले। अब आद्य ऐतिहासिक काल है, यहाँ पे लिखित प्रमाण तो मिले लेकिन इनको पढ़ा नहीं जा सका, ढंग से पढ़ा नहीं जा सकता। प्रयास किया है क्योंकि भाव चित्रात्मक शैली थी यहाँ पे, पृष्ठोपेदन लिपि थी यहाँ पे, ये सब चीजें ध्यान है। लेकिन भाई साहब कोई पढ़ नहीं सके कि इन गद्यांश क्या अर्थ है वो कोई नहीं बता सके, बट लिखियो ना। ठीक है, तो वो लिखित मिला है कुछ के भाई लिखा हुआ है, लेकिन क्या लिखा हुआ है वो राम जाने। वो वाला है आद्य ऐतिहासिक, वो है आद्य ऐतिहासिक। ऐतिहासिक काल जो मतलब लिखित प्रमाण मिले, उनको पढ़ा जा सकता है, समझा जा सकता है, व्यवस्थित तरीके से लिखा हुआ है, वो है ऐतिहासिक काल। आ चीज है। अब इन्हें लिखो कि नोट क्या बताओ तो प्राक युग परिभाषा क्या है? वह काल जिसके ज्ञान के लिए कोई लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, इस समय मानव लेखन कला से अपरिचित था। ये मैं पूरी तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न पे लाया हूं,
किताब भले 10वीं की आप साइड में रख देना, ये मेरी गारंटी है कि उसमें से एक प्रश्न बाहर नहीं जाएगा और उसमें से एक शब्द आपके कोई चूकने वाले नहीं हो, बल्कि उसमें से आपको एक्स्ट्रा चीज में करवाने वाला हूं। आप साइड में रख दो भले उसे, आप रजिस्टर को मेन रखो, जो मैं यहां पे करवा रहा हूं उसको लिखना है, वही आधार है, कोई चुनौती नहीं आगे। बस इसको पढ़ लिया, बस हो गया। समय सीमा देखो, सृष्टि के आरंभ से लगा के हड़प्पा सभ्यता के पूर्व तक ये काल चला है। जब से सृष्टि का निर्माण हुआ है तब से लगा के हड़प्पा के पूर्व तक ये काल चला है। फिर आता है भाई साहब आद्य युग। परिभाषा क्या लिखोगे, इस काल के लिखित साक्ष्य तो उपलब्ध है, लेकिन वे या तो अस्पष्ट है या उनकी लिपि को अभी तक पढ़ा नहीं जा सकता। कोई माइकालाल पैदा नहीं हुआ जो पढ़ के बता दे कि ये चीज इसमें ऐसे लिखी हुई है। ठीक है, ये कौन सा काल है, हड़प्पा सभ्यता से और 600 ईसा पूर्व तक का है। फिर आता है ऐतिहासिक युग, वह काल जिसके संबंध में स्पष्ट और पठनीय लिखित साक्ष्य उपलब्ध है और पढ़ा भी गया है। समय सीमा 600 ईसा पूर्व से लेके अभी तक भी, अभी भी अपन ऐतिहासिक युग के अंदर ही जी रहे हैं, लेकिन अपन अभी तक इतिहास बने नहीं है। अपा इतिहास कब बना, जब अपा चला जावा जरा अपा भी इतिहास बन जावा। ठीक है, ले स्क्रीनशॉट। इस तरीके से ही अपनी पूरी क्लासें चलेगी, इसी ऊर्जा के साथ में चलेगी, इसी पैटर्न के साथ चलेगी और आप लोगों को इसी तरीके से पढ़ते रहना है। ठीक है, चलो टावरो, अब देखो, अब यहां यही चीज मैं आप लोगों को काल विभाजन और भी आसान तरीके से, क्या आप लोगों को और सारणीबद्ध के जब फास्ट रिवीजन करने पे आओगे तब कैसे होगा, कुछ नहीं करना। 3 युग है, प्राक युग लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं, समय सीमा आरंभ से हड़प्पा पूर्व। आद्य युग उपलब्ध है लिखित साक्ष्य लेकिन अपठनीय है, हड़प्पा से 600 ईसा पूर्व तक है। ऐतिहासिक युग स्पष्ट और पठनीय है और 600 ईसा पूर्व से लेके भाई साहब अब तक अपन जी रहे तब तक। ठीक है, गो भाई, रिवीजन भी होगा, फास्ट रिवीजन। ले स्क्रीनशॉट, ले टावरो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट का पॉज लूंगा मैं। हाँ जी, तो अब बढ़ते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखो, अब प्रागैतिहासिक काल जो है वो आज अपन पढ़ लेते हैं, धातु काल आने वाली क्लास में पढ़ेंगे, कल वाली क्लास में। अब प्रागैतिहासिक काल, इनके भी जो है अलग अलग वर्गीकरण है। तो सबसे पहले देखो, मानव सभ्यता का उदय। विश्व की अन्य सभ्यताओं की तरह राजस्थान में भी मानव सभ्यता का उदय नदी घाटियों के पास हुआ। कोई भी सभ्यता है तो उदय का होगा नदी घाटी के पास में होगा। क्यों होगा, क्योंकि नदियों के पास में क्या है, सारी चीजें सुलभ हो जाती है। पीने को पानी मिल रहा है ना, तो फिर सब चीजें सुलभ हो जाएगी। कृषि भी करना चाहते हैं तो भी हो जाएगा, सारी चीजें आसान हो जाती है। इसलिए हर नदी, हर जो सभ्यता है वो किसी न किसी नदी घाटी के आसपास होती है। ठीक है, कारण देखो, नदियों के किनारे जल की प्रचुरता, कंदमूल फल की उपलब्धता और सघन वनों के कारण शिकार, यानी कि पानी के पास पास शिकार भी आते हैं, और ये सारी उपलब्धता है तो कोई ना कोई पशु पक्षी आएंगे तो शिकार भी आसानी से उपलब्ध हो जाता है। तो इसीलिए यहाँ पे सभ्यताएं पलती फूलती है। प्राचीन भौगोलिक स्थिति देखो, विद्वानों का मानना है कि राजस्थान का जो भाग आज मरुस्थल है वहां सैकड़ों वर्ष पूर्व समुद्र था। अब मैंने आप लोगों को एक थ्योरी बता रखी है जिसे कहते हैं वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। उसमें ये कहते हैं कि ये पूरा स्थलखंड एक था, फिर बाद में क्या हुआ, गुरुत्वाकर्षण बल से ये 2 भागों में बट गया, तो ये कहलाया पेंजिया, ये कहलाया पेंथालास। बीच में जो पानी भर गया वो कहलाता था 33 सागर। इन शॉर्ट ये समझ लो। ठीक है, और ये 33 सागर जो है इसी के अवशेष मरुस्थल में देखने को मिलते हैं। और ये ऊपर वाला अंगारा लैंड, नीचे वाला गोंडवाना लैंड। ठीक है, पेंथालास जो है ना ये समुद्र वाला, ये पेंथालास, ये अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। तो इस तरीके से ये विभाजित हुए और ये 33 सागर के अवशेष देखने को मिलते हैं। सानू जैसलमेर से मिले समुद्री चूहे के दांत के अवशेष ये सिद्ध करते हैं कि यहाँ पे 33 सागर के अवशेष रहे, यानी कि कभी ना कभी यहाँ पे समुद्र का जल देखने को मिला है। दैट्स ऑल। ठीक है, चलो, सरस्वती और त्रस्वती नदियां जो है समुद्र में आकर गिरती थी, यह वातावरण मानव जीवन के लिए बहुत अनुकूल था। तो ये चीजें यहां से अपने को कंसेप्ट है ये भाई साहब, ये क्या है, ये कंसेप्ट है, दैट इज नॉट फैक्ट, दैट इज कंसेप्ट। पाषाण काल, स्टोन एज बोलते हैं। पूर्व सभ्यता के उद्भव के इस प्रारंभिक काल को पाषाण काल कहा जाता है, जिसे 3 भागों में बांटा गया है, जिसे 3 भागों के अंदर बांटा है। नंबर 1 पूर्व पाषाण काल, नंबर 2
मध्य पाषाण काल, नंबर 3 उत्तर पाषाण काल। ये 3 भागों के अंदर पाषाण काल को बांटा गया है, पूर्व पाषाण, मध्य पाषाण और उत्तर पाषाण। अब इसको पढ़ते हैं, उससे पहले एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट इसलिए कि मान लीजिए पीडीएफ शेयर की, तब तक आपने अपने मान लो करप्ट हो गई पीडीएफ या कुछ ऐसा हुआ, तो आप लोगों के पास में कुछ सोर्सेज तो हो कि आप नोट्स बना सकते हो। वैसे क्लास देख के हमेशा बना सकते हो, उसमें कोई नहीं, पॉज करके बना सकते हो। अब देखो पूर्व पाषाण काल, राजस्थान के संदर्भ में पढ़ रहे हैं अपन, तो इसमें ध्यान रखना अनुमानित समय राजस्थान में लगभग 2 या 1.5 लाख वर्ष पूर्व मानव संस्कृति विद्यमान थी। ये वही पूर्व पाषाण काल कहा जाता है। कब? 1.5 या 2 लाख वर्ष पूर्व। प्रमुख पत्थर इसमें कौन थे? इस काल में उपकरण मुख्य रूप से क्वार्टजाइट के पत्थर, ये है भैया लाइन यहां से। इसमें पूर्व पाषाण काल में कौन से पत्थर थे? क्वार्टजाइट के पत्थर थे। कौन से थे? क्वार्टजाइट के। महत्वपूर्ण खोजें और खोजकर्ता देखो C.A. हैकट। C.A. हैकट जो है वो 1870, ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है और ये बार बार पूछे जाएंगे। इन्होंने सर्वप्रथम जयपुर और इंद्रगढ़ से पत्थर से बनी हस्त कुठार, यानी कि हस्त कुठार क्या कहते हैं? कुठार यानी कुल्हाड़ी। क्या है? हस्त कुठार, हाथ से बनी छोटी कुल्हाड़ी जो है, हैंड एक्स, वो यहां से खोज निकाली। नाम ध्यान रखना C.A. हैकट, सन ध्यान रखना 1870, वस्तु ध्यान रखना हैंड एक्स यानी कि हस्त कुठार, ऐसे ही पूछे जाते हैं। ठीक है। सेटनकार महोदय ध्यान रखें, इन्होंने झालावाड़ क्षेत्र में इस युग के अनेक उपकरण खोजे। C.A. हैकट में क्या ध्यान रखोगे? हस्त कुठार, जयपुर और उसके आसपास। और सेटनकार में क्या ध्यान रखोगे? झालावाड़, और इन्होंने भी बहुत सारे उपकरण खोजे। और बी आलचिन, क्या ध्यान रखोगे? बी आलचिन, ये जालोर क्षेत्र में पूर्व पाषाण कालीन उपकरणों की इन्होंने खोज की है। अब वापस से तीनों बताता हूं एक बार। आपके सबसे पहले ध्यान रखना C.A. हैकट, हैंड एक्स, जयपुर के आसपास। फिर ध्यान रखना आपको सेटनकार। ठीक है, सेटनकार में क्या ध्यान रखोगे? झालावाड़ और उसके आसपास। फिर ध्यान रखना आलचिन महोदय, जालोर और उसके आसपास। ठीक है, बस ज्यादा कोई है ही नहीं, लोड ले स्क्रीनशॉट। और ये पूर्व पाषाण काल के औजार देख लो, ये यहां पे देखने को मिल रहे हो। ठीक है, अब देखो प्रमुख शोधकर्ता और विभाग राजस्थान की इस प्राचीन सभ्यता को सामने लाने में निम्नलिखित महत्वपूर्ण इनका योगदान रहा है। पूरी तरीके से नोट्स मेकिंग पैटर्न है भाई साहब, इतने शानदार नोट्स बनेंगे कि पड़ोसी पूछेगा कि ये नोट्स कहां से बनाए भाई तूने, इतना खतरनाक क्या बना दिया। जानत है कह सकोगे आज जीजीडी वाला सर कराया है भाई, गौरव सिंह गणेराव सर कराया, बता सको तो चैनल ने छुपायो मत। जितना प्रेम आप दिखाओगे उसका 4 गुना मैं दिखाऊंगा, इस बात की गारंटी है भाई। संस्थाएं देखो, भारतीय पुरातत्व और संग्रहालय विभाग नई दिल्ली के, डेक्कन कॉलेज पूना और राजस्थान पुरातन और संग्रहालय विभाग है। ये अधिकांश यहाँ से जुड़े व्यक्ति आप लोगों को देखने को मिलेंगे जहां नई नई खोजें होती है वगैरह, या जहां खोज हो चुकी है वहां। अभी भी इनमें कई सारे एनरोल जो होते हैं वो विद्यार्थी शोधार्थी वो ये करते ही रहते हैं। विद्वान कौन कौन जुड़े हुए थे? वीरेंद्र नाथ मिश्र, R.C. अग्रवाल, डॉक्टर विजय कुमार, हरिश्चंद्र मिश्र, जिन्होंने इन संस्थाओं से जुड़े हुए थे। अब प्रसार क्षेत्र देखिए, पूर्व पाषाणकालीन उपकरण मुख्य रूप से इन क्षेत्रों की नदियों, विशेषकर चंबल, बनास और उनकी सहायक नदियों के किनारे प्राप्त हुए। अजमेर, अलवर, चित्तौड़, भीलवाड़ा, जयपुर, झालावाड़, जालौर, जोधपुर, पाली और टोंक, ये इनके विशेष क्षेत्र रहे। प्रसार क्षेत्र पूछे ना तो उसमें आप लोगों को ये ध्यान में रखना है। हालांकि यहां से प्रश्न बनने की संभावना कम है, फिर भी अपन ने एक बार पढ़ लिया है तो अपने गलत नहीं होगा। ले स्क्रीनशॉट। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। मध्य पाषाण काल, ठीक है, यह राजस्थान में मानव सभ्यता के विकास की दूसरी कड़ी है। प्रमुख क्षेत्र पश्चिमी राजस्थान में लूणी और उसकी सहायक नदियां। देखो पूर्व पाषाण काल में चंबल, बनास आदि वो नदियां पड़ी है, लेकिन मध्य पाषाण काल में लूणी यानी कि गोडवाड़ क्षेत्र, ध्यान रखना, लूणी और उसकी सहायक नदियां। अब ये वाला क्षेत्र कौन सा कहलाता है? लूणी और सहायक नदियां वाला क्षेत्र ये कहलाता है गोडवाड़। इस बेसिन को गोडवाड़ ही कहा जाता है। जटू म्यावा, ठीक है। चित्तौड़गढ़ की बेड़च नदी घाटी क्षेत्र, जयपुर का विराटनगर क्षेत्र, ये सारे इसके प्रमुख क्षेत्र हैं। उपकरणों की क्या विशेषता है? इस काल के औजार पहले की तुलना में छोटे, हल्के और अधिक कुशलता से निर्मित है। पहला भारी गणा हा बाटा है भाई साहब, उठन मारतन है, हालत खराब हो जाती। फिर इनको धीरे थोड़ा सा छोटा बनाया लेकिन असरदार बनाया। तो ये पहले के मुकाबले छोटे, हल्के और कुशलता से निर्मित थे। माइक्रोलिथ यानी कि पत्थर के इन छोटे उपकरणों को लघु पाषाण उपकरण या माइक्रोलिथ कहा जाता है। छोटे उपकरण है, इनको माइक्रोलिथ कहा जाता है। प्रयुक्त पत्थर कौन से? देखो जैस्पर, एगेट, चर्ट, कार्नेलियन, क्वार्टजाइट और कल्सीडोनी, ये पत्थर इसमें प्रयुक्त किए गए। ये पूरा ऐसे कैसे आपके आरबीएससी की किताब में दे रखा है। जब इसको अपन आरबीएससी की किताब में पढ़ते हैं, 10वीं की किताब पढ़ने बैठते हैं, बोरिंग लगता है। हाउ बोरिंग इज दैट?
लेकिन जब ऐसे अपन पढ़ने लगते हैं वाद संवाद वाली श्रेणी में कि हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ आप पढ़ रहे हो, फिर बोर होने लगते हो तो मैं बीच में कोई मजाक कर लेता हूँ तो आप लोगों को इंटरेस्ट आता है, अरे वाह मजा आ गया भाई साहब। इतना बोरिंग चैप्टर भी यदि इस तरीके से पढ़ सकता है तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि अपन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे कितना आनंद आने वाला है इस बैच के अंदर। मैं चाहता हूं आपका जोश और उत्साह ऐसे ही बना रहे भाई साहब, मजा ले लेंगे पूरा ही। ठीक है, देखो प्रमुख औजारों के प्रकार देखेंगे तो ब्लेड, इंग्रेवर, ट्राइंगल, क्रेसेंट, ट्रेपेज, स्क्रैपर और पॉइंटर, ये सारे के सारे जो है प्रमुख औजार है, ये ध्यान रखना है। हाँ पूछे जा सकते हैं, क्या पूछे जा सकते हैं, बिल्कुल पूछे जा सकते हैं, क्योंकि 10वीं की किताब में दिया हुआ एक एक शब्द अपने लिए बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, अब एक टावर में परिचय बने हो ना आरबीएससी जने, मैं बताया कि मैं पढ़ाऊंगा ऐसे, तो उसने पूछ लिया गुरुजी 10वीं की किताब पढ़ा फिर 9वीं, अरे भाई 10वीं पूरी हो जाए तो 9वीं पढ़ाओ, 9वीं पूरी हो जाए बस 8वीं, 7वीं, 6वीं, ऐसे चलेंगे अपन, इस ऑर्डर में चलेंगे, करवाएंगे सारी। 6ठी से 10वीं का है तो सारी करवाऊंगा, पहले 10वीं करवा रहा हूं। ठीक है, चलो ले स्क्रीनशॉट। अब देखो उसके बाद में आता है आपके उत्तर यानी कि नवपाषाण काल। ठीक है, भारत के अन्य हिस्सों की तरह राजस्थान में भी इस सभ्यता का उदय हुआ और प्रमुख जो जिले हैं इसके, उसमें अजमेर, नागौर, सीकर, झुंझुनू, जयपुर, उदयपुर, चित्तौड़ और जोधपुर है। कौन कौन से? अजमेर, नागौर, सीकर, यानी कि देखो शेखावाटी वाला क्षेत्र आ गया आपके, है ना। इसके अलावा मेवाड़ वाला क्षेत्र है और जोधपुर है यानी कि मारवाड़ भी आ गया है। अब देखो विशेषता, इन स्थानों से इस युग के अनेक पत्थर के उपकरण प्राप्त हुए जो मानव के स्थायी जीवन और कृषि को बढ़ने के संकेत देते हैं। मैं इसकी एक मुख्य विशेषता बताता हूं कि यहाँ पे जो है भाई मानव ने कृषि के साथ साथ पशुपालन शुरू कर दिया था। यहाँ पे कृषि के साथ साथ पशुपालन, तिलवाड़ा की सभ्यता में देखना आप देखने को मिलेगा, ठीक है, बागोर की सभ्यता में भी देखने को मिलेगा। तो ये इनके उदाहरण है एक तरीके से, तो ये अपने को ध्यान रखना है। अब क्योंकि सभ्यताएं अपन को और पढ़नी है अलग से, सभ्यताएं भी सारी क्लियर होगी, चिंता ही मत करो, सब चीजें हैं, अभी अपन ने शुरू किया है, सारी चीजें क्लियर होगी। राजस्थान जीके कंप्लीट होने वाला है आपके, और मैंने राजस्थान जीके वैसे तो आप लोगों को हर वैकेंसी में करवाया, लेकिन ये आरबीएससी के जरिए अब अपन बहुत तगड़े तरीके से पढ़ेंगे। लो स्क्रीनशॉट लो, ये देखो पशुपालन लाग का बच्चा देख लो, फोटो ध्यान पड़ जाए था। तो भाई साहब इसी के साथ ये क्लास आज की पूरी हुई और बहुत ऊर्जा के साथ में आप लोगों के मैं कमेंट चाहूंगा कि आपको कैसा लगा और कैसा मतलब आगाज है। आगाज बढ़िया है ना, तो हर क्लास में ये जोश रहना चाहिए, मैं ये कहूंगा। और जिन विद्यार्थियों का आप सवाल है कि सर अपनी 6ठी से 10वीं की जो वस्तुनिष्ठ सार संग्रह आने वाली है, जिसने रीट में झंडे गाड़े थे, वो अपडेट होके कब तक आएगी? तो देखो 6ठी और 7वीं की किताब अपडेट होके आ गई है, तो उसका वहां तक का डेटा हमारा तैयार है। 8वीं की जैसे ही पता चल जाए कि भाई साहब ये 8वीं की, तो उसके मैं 5 से 7 दिन के अंदर आपको किताब उपलब्ध करा दूंगा। 9वीं 10वीं की हमारी बिल्कुल तैयार अपडेट हुई पड़ी है, 6ठी 7वीं की अपडेट हो गई, 8वीं के कारण रुके हुए, यानी मान के चलो ज्यादा से ज्यादा 10 दिन लगेंगे और उसके बाद में आपको वो सार संग्रह देने वाले। और आपके पास में वो सार संग्रह होना चाहिए, आप चाहे कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये गारंटी मेरी है कि उसको पढ़ने के बाद 1% भी आपको ये नहीं लगेगा कि भाई साहब इस किताब में वो चीज नहीं है या ये नहीं है। आपको हमेशा उसके अंदर ये लगेगा कि वास्तव में इतनी मेहनत कैसे, ये तो आरबीएससी के अंदर तो ये चीज दी नहीं, जबकि ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और सर ने यहाँ पे दे रखा है, वो वाली फीलिंग आएगी आप लोगों को, इस बात की गारंटी रही। कवर बन चुका है उसका, लेकिन मैंने अभी साझा नहीं किया है, क्योंकि मैं एक बार मैं कंटेंट तैयार हो जाए तभी साझा करें अपन। तो मैं सिर्फ 8वीं की किताब के कारण रुका हुआ हूं, बाकी मेरी चीज बिल्कुल रेडी है। मेरी वो लेखनी मैंने उसके प्रति बहुत मेहनत की है, बहुत शानदार। तो वो जो है आपको रिजल्ट भी देगी, तो वो तैयार है, आप निश्चिंत हो जाए बिल्कुल। अपन दे देंगे लगभग मान के चलो 10-1 दिन के अंदर आपको वो किताब दे देंगे। लेकिन हर अपडेट आपको टेलीग्राम पे दी जाती है, कब आ रही है, नहीं आ रही है, आ रही है या जो भी है, तो टेलीग्राम से जरूर जुड़े। गौरव ज्ञान धारा टेलीग्राम चैनल है, ऑलरेडी वहां पे 3 लाख से ज्यादा बच्चे जुड़े हुए हैं, तो आप भी जुड़ जाए ताकि किसी को कुछ पूछने की जरूरत नहीं, हर चीज की अपडेट वहां पे दी जाती है। तो आज के इस सेशन में, इस क्लास में साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।